हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी, चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो। जो देखिए, किसी भी एग्जाम में जीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जीएस में आपका जो साइंस होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साइंस में भी एक ट्रेंड सा बन गया है कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो आज राम जी की पाठशाला आप लोगों के लिए 600 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी की सीरीज शुरू कर रहा है। ठीक है, तो आप यदि ये सीरीज पूरी देख लेते हैं, हम लोग क्या काम करेंगे इस सीरीज में, जो जितने वीडियोस होंगी प्रत्येक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन रखेंगे और ये क्वेश्चन आप विद एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा। इन 600 क्वेश्चन के साथ में आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आपको बहुत सारी नॉलेज गेन हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए आ रही हैं और प्लेलिस्ट जाके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहां पर है। यानी कि सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना, ये इसका जो केंद्र है, सेंटर है, सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये सेंटर कहां पे है तो आपको सीधे इसमें पता होना चाहिए, ये सीधा एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए ये है आपका हैदराबाद में सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र, है ना। हिंदी में भी आप इसको कह सकते हैं कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, है ना। कोशिकीय, कोशिकीय, यहाँ पे इधर ऐसे लगेगा, कोशिकीय एवं आणविक, आणविक जीव विज्ञान केंद्र, है ना। ये कहां पे है तो सीधे आपको याद रखना हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, ये कहां पे अवस्थित है। तो आपको पता होना चाहिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या चीज होती है ना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। एक्चुअली में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या रहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के डीएनए द्वारा उस व्यक्ति का पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन है, क्योंकि डीएनए हर व्यक्ति का यूनिक होता है, हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ज्यादातर इस्तेमाल किस लिए होता है आपको बता देता हूं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ज्यादातर इस्तेमाल पैतृकता पता करने में किया जाता है, पैतृकता, है ना, कि ये किसका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, ये किसका बच्चा है, ये जानने के लिए पता किया जाता है। साथ में जो पुलिस में या सीबीआई में फॉरेंसिक टीम होती है, वो आरोपियों का पता लगाने के लिए, क्रिमिनल का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, ये कहां पे स्थित है, ये आपका स्थित है हैदराबाद में। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका पादप पादप कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि उसमें देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है प्लांट सेल, ठीक है, एक तो होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। एक होती है प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। मैं थोड़ा थोड़ा बना के आपको बता देता हूं, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। प्लांट सेल हम लोगों ने बुक्स में इस तरह से देखी होगी, है ना, ऐसे देखी होगी। तो यहाँ पे क्या रहता है, इसमें बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद अंदर एक ऐसे मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है प्लांट सेल में, जो ये बाहर वाली जो वॉल होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसको सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति इसको कहा जाता है, ठीक है। जबकि एनिमल सेल में डायरेक्टली क्या रहता है, यहाँ पे प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, उपस्थित रहती है, और ये सेलुलोज की होती है। किसकी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज क्या चीज है, सेलुलोज एक आपका कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और सेलुलोज विश्व में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक कार्बोहाइड्रेट है। और उसके बाद इसमें अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे, जबकि एनिमल सेल में आपकी कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, अंदर इसमें भी न्यूक्लियस रहता है, इसमें भी न्यूक्लियस रहता है, केंद्रक रहता है, उसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, ईआर रहता है ना, ईआर रहता है। उसके बाद इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या रहती है, राजधानियां रहती है, वैक्यूल्स रहती है, जबकि यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और प्लांट की खास बात ये होती है कि प्लांट सेल में आपका क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल रहता है,
जबकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं रहता है। तो ये कुछ मुख्य अंतर है। तो जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, कोशिका भित्ति नहीं होती। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। तारक केंद्रक होते हैं, तारक केंद्रक कहते हैं सेंट्रोसोम को। किसको कहते हैं? सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं ना, तारक केंद्रक होते हैं, वो केवल और केवल एनिमल सेल में मिलते हैं, वो प्लांट सेल में नहीं मिलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो तारक केंद्रक वाली बात भी सही है। और हीमोग्लोबिन होते हैं, ये बात भी सही है। यानी कि आपके कौन कौन से इसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। 1, 2 और आपका 3 है ना, 1, 2, 3 और 4, चारों सही हो जाएंगे। तो एक्चुअली में इसमें एक ऑप्शन नहीं है, ई टाइपिस्ट ने शायद छोड़ दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव इसका उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, दो वैज्ञानिक थे, श्लाइडन और श्वान। स्लाइडर और श्वान ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, कोशिका सिद्धांत। क्या? कोशिका सिद्धांत या सेल्यूलर थ्योरी। सेल्यूलर थ्योरी नाम से एक पूरा प्रिंसिपल था, कोशिका सिद्धांत दिया गया था। और इस कोशिका सिद्धांत में सबसे पहली बात यही रखी गई थी कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिका सिद्धांत इन लोगों ने 1839 में दिया था, 1839 में दिया था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एमजे स्लाइडन और टी श्वान। तो 2 और 4 आपके ऑप्शन हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए इंपॉर्टेंट है? तो इसमें आंख बंद करके आपको लगा देना है प्रोटीन। देखो क्या चीज है, जो प्रोटीन है ना, ये आपका एक संरचनात्मक पदार्थ है। क्या चीज है? संरचनात्मक पदार्थ है। ये आपका संरचनात्मक पदार्थ है, संरचनात्मक पदार्थ है। आपने देखा होगा, ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो लोग ज्यादातर जिम जाते हैं या बॉडी फिट रखने की तरफ ध्यान देते हैं, तो वो प्रोटीन का सेवन ज्यादा करते हैं। प्रोटीन के सेवन के लिए कुछ लोग तो आइसोलेटेड प्रोटीन वगैरह जो डब्बे में आते हैं उन्हें यूज करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? सोया खाते हैं। कुछ लोग नॉनवेज होते हैं तो वो मतलब एग्स यूज करते हैं। और एग्स में बाहर जो व्हाइट पार्ट होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। अंदर योक होता है, पीला पीला जो होता है वो योक होता है, जबकि बाहर जो व्हाइट होता है, एग व्हाइट होता है, वो प्योर प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा अच्छा प्रोटीन माना जाता है। तो प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाने का काम करता है, ठीक है। और यही क्या करता है? ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश 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 होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो पदार्थ होता है, ठीक है, जैसे आप मानो कि ये पूरी प्रोटीन है, ठीक है, ये मान लिया ये पूरी माला प्रोटीन की है। किसकी? प्रोटीन की। तो ये पूरा का पूरा कहलाएगा आपका प्रोटीन। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? आपका प्रोटीन कहलाएगा। जबकि आप देखेंगे ये पूरा का पूरा प्रोटीन है, बट ये छोटे छोटे इन मोतियों जैसी संरचना से मिलकर बना है। ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्रोटीन है यहाँ पर। तो प्रोटीन अगर ये पूरा का पूरा प्रोटीन है, तो ये जो छोटा है ये एक एक इकाई है। तो इस इकाई का नाम है अमीनो अम्ल। क्या है? अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड इनको कहा जाता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अमीनो अम्ल। अगला है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल जो आवश्यक होते हैं उनकी संख्या है 20। कितनी? 20 अमीनो अम्ल होते हैं। 10 तो बॉडी में ही बनते हैं। 10 क्या होते हैं? 10 तो ह्यूमन बॉडी में ही बनते हैं, जबकि 10 बाहर से लिए जाते हैं। 10 आप भोजन के माध्यम से बाहर से लेंगे, 10 बॉडी में बनते हैं। बॉडी में भी कहां पे बनते हैं? आपके लिवर में बनते हैं, आपके यकृत में बनते हैं, आपके जिगर में बनते हैं, ठीक है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला है, एमिनो अम्ल मिलते हैं। तो अभी हमने बताया एमिनो अम्ल कहां पे मिलते हैं? एमिनो अम्ल मिलते हैं आपके प्रोटीन में। ये कहां मिलते हैं? आपके प्रोटीन में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है? म्यूटेशन होता है। जैसे आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, म्यूटेंट देखे होंगे आपने, मूवीज देखी होंगी, म्यूटेंट होते हैं। यानी कि जब जो ह्यूमन डीएनए होता है, ठीक है, जो ह्यूमन डीएनए होता है, इसकी जो छोटी इकाई होती है उसको जीन कहा जाता है, ठीक है, जीन कहा जाता है। और जीन पे आपके कोड्स रहते हैं। तो किसी भी कारण से जब उनमें परिवर्तन हो जाता है तो उसको म्यूटेशन कहा जाता है, और म्यूटेशन को ही हिंदी में उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किन में होता है? तो आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम्स में होता है। किसमें होता है?
क्रोमोसोम्स में होता है, यानी कि गुणसूत्रों में होता है। गुणसूत्रों में होता है। तो देखो आपने मान लिया, देखो ये पूरा का पूरा डीएनए जैसी संरचना आपने देखी, इस तरह से बुक्स में डीएनए की संरचना रहती है, ठीक है। अब डीएनए की संरचना रहती है, फिर इसकी जो छोटी इकाई होती है वो होती है हमारे क्रोमोसोम्स। इस तरह से क्रोमोसोम्स रहते हैं, और क्रोमोसोम्स का भी जो सबसे छोटा पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो आप इसमें क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र या जीन अगर आए तो उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जीन परिवर्तन किसमें होता है? जीन परिवर्तन किसमें होता है, या ये बिल्कुल सेम ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आप घुमा फिरा के कह लो। देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है, तो एक्चुअली में यहाँ पे इसने डीएनए दे दिया और क्रोमोसोम दे दिया। वैसे तो इसको एक ही ऑप्शन देना चाहिए था, बट अगर डीएनए और क्रोमोसोम आए तो आप, अगर इसमें जीन भी आ जाता तो आपको जीन को सिलेक्ट करना था, बट अगर डीएनए और क्रोमोसोम है तो इसमें क्रोमोसोम को आप सेलेक्ट करेंगे। जबकि जीन परिवर्तन की बात आएगी तो एक्चुअली में क्रोमोसोम ही इसमें लगाना चाहिए, पर इसका ऑप्शन जो दे रखा है, ये रेलवे क्वेश्चन है, ये डीएनए दे रखा है। आपको इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलते बोलते गला खराब हो जाता है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। डीएनए संश्लेषण, यानी कि डीएनए जो बनता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, किसने बताया कि डीएनए का जो संश्लेषण होता है उसको बताने वाले कौन थे? तो आपको सीधे याद रखना है, आर्थर कॉनबर्ग। कौन थे? आर्थर कॉनबर्ग। आर्थर कॉनबर्ग, कॉनबर्ग, ठीक है। आर्थर कॉनबर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने यह काम किया, और ये कब आया आपका 1959 में आया ये चीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी पाई जाती है, यानी मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। उन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 46। कितनी? 46 होती है। अगर टोटल संख्या पूछी जाए तो आप बोल देंगे 46 होती है, बट अगर जोड़ों पूछा जाए तो 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 23 पेयर। कितने? 23 पेयर। अब इन 23 में भी एक बात आपको बता देता हूं, 22 जो होते हैं वो तो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जबकि जो 23rd पेयर होता है ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है। मतलब कि जिससे व्यक्ति के लिंग का निर्धारण होता है। यही अगर ये 23rd वाला अगर XX है तो महिला है और XY है तो पुरुष होता है, यानी कि XX है तो फीमेल है और XY है तो मेल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? ठीक है, क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से समझ लें, ठीक है, क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से समझ लें, क्योंकि आप इसमें पता क्या लगा के आएंगे? आप इसमें लगा के आएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है डब्ल्यू बेटसन। क्वेश्चन समझ लीजिए, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा, यानी कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? तो डब्ल्यू बेटसन है। ये चीज आप बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जबकि आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकता के पिता कौन है या जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल आप बता देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है ना? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। आरएनए का फुल फॉर्म आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूं, ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है, ठीक है, क्योंकि आरएनए और राइबोसोम मिलकर ही क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का या प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, या सुसाइडल बैग्स किसको कहते हैं? तो सुसाइडल बैग्स जो आपके होते हैं वो किनको कहते हैं? लाइसोसोम्स को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जब सेल के अंदर क्या होता है, कोई मतलब फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या आउटसाइड से कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया कुछ भी अगर आ जाता है, तो इसके अंदर जो ये लाइसोसोम होता है, ये क्या काम करता है? इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जो एंजाइम्स भरे होते हैं, वो क्या काम करते हैं? उस जो पर्टिकुलर आउटसाइड थिंग है, जो भी कुछ है, जो भी एंटीजन वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ रही है,
तो उसको मारने की कोशिश करता है। बट जब बहुत ज्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे इंफेक्शन बढ़ जाता है तो ये थैली ये क्या कर देता है, बाहर से डिसॉल्व कर देता है और पूरी सेल में ये चीज पहुंच जाती है। यदि इंफेक्शन बहुत ज्यादा होता है तो भी ऐसा हो जाता है, या सेल किसी कारण से डैमेज हो गई है, काम करने में सक्षम नहीं है, तो ये लाइसोसोम फट जाता है और पूरी की पूरी सेल डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किसकी चीज के लिए आविष्कार पुरस्कार या मतलब आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे हरगोविंद खुराना है, इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। और किस चीज के लिए मिला था? कृत्रिम जीन निर्माण के लिए। किसके लिए? कृत्रिम जीन निर्माण के लिए इनको मिला था। कृत्रिम जीन निर्माण यानी कि आर्टिफिशियल जीन इन्होंने लैब में बनाया था। किन्होंने? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। भारतीय मूल के डॉक्टर थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और एक्चुअली में आपको अगर मैं बताऊं कि इन्होंने किया क्या था, तो इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण ही करके हमको दिखाया था, बताया था, और ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1968 में। कब? 1968 में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था। ठीक है, और किस चीज के लिए मिला था ये आप देखो, जेनेटिक कोड की खोज के लिए, रक्त के समूहन के लिए, डीएनए की खोज के लिए, या एड्स के विषाणु के लिए। तो आपको सीधे पता होना चाहिए, जेनेटिक कोड की खोज के लिए और कृत्रिम जीन निर्माण के लिए। ये बात आपकी एक जैसी ही बैठती। ठीक है, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, डीएनए जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो आपका न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। आगे जब अभी हम लोग बायोलॉजी की क्लास शुरू करने वाले हैं, ये सारी चीज हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। आप उन चीजों को भी देखना पढ़ना न भूलें। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सूची 1 तथा सूची 2 की खोजें और वैज्ञानिकों के नाम आपको सुमेलित करने हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, डीएनए संरचना, एबीओ रक्त समूह, जंपिंग जीन और रेगुलेटरी जीन। तो डीएनए की खोजकर्ता कौन है? डीएनए के खोजकर्ता है वाटसन एंड क्रिक। आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल है ना, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाने का, प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? वाटसन एंड क्रिक को जाता है। उसके बाद आपका एबीओ रक्त समूह, तो कार्ल लैंडस्टीनर को रक्त समूह के खोजकर्ता माना जाता है। जंपिंग जीन बारबरा मैक्लिंटॉक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने क्या किया था, मक्का का जो जीन्स थे उसमें ये देखा कि एक जीन ऐसा है जो जंपिंग जीन की तरह से बिहेव कर रहा है, और उसके बाद रेगुलेटरी जीन आपका हो जाएगा जैकब और मोनोड। ठीक है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, 3 4 2 1, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डीएनए का संरचना मॉडल किसने दिया था? तो अभी हम लोगों ने देखा, ये दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का किसने इजाद किया था, मतलब प्रतिपादन किया था? वाटसन और क्रिक आपके इसमें थे। तो अगला प्रश्न है, एकल स्ट्रैंडेड और डीएनए अणु कहां मिलते हैं? एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहां मिलते हैं? आपको एक चीज पता होगी कि जो डीएनए रहता है ना, वो इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से रहता है। तो ये जो पूरा मॉडल कहा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड है, एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एकल स्ट्रैंड यानी कि जिसमें सिंगल स्ट्रैंड हो, वो डीएनए आपके कहां पर मिलते हैं? तो आपको याद रखना चाहिए बैक्टीरियोफाज में। किसमें? बैक्टीरियोफाज में। आपने एक इस तरह का फोटो देखा होगा, एक इस तरह का बैक्टीरिया देखा होगा। ठीक है, इस टाइप से, इस तरह से रहता है, और इस तरह से आपने कुछ कुछ फोटो उसका देखा होगा, इस तरह से ऐसा एक बैक्टीरिया रहता है। तो ये मतलब वायरस रहता है, तो इसको बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। तो इसमें आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो मैंने अभी आपको बताया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी चीज है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पैतृकता का पता लगता है कि इसके माता पिता कौन है। तो किसी बच्चे के पिता का निर्धारण किससे हो सकता है? तो आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हो सकता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पे है? हैदराबाद में आपका वो इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, जीन का आकार होता है, मैंने अभी बताया जो आपका डीएनए है, डीएनए कहां पे रहता है? डीएनए आपकी सेल्स में इस तरह से पड़ा रहता है क्रोमेटिन की फॉर्म में।
जब सेल डिवाइडेशन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय क्या चीज होती है, ये जो पूरा धागा पड़ा रहता है क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाता है, इस तरह से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और क्रोमोसोम का भी कोई ये इंपॉर्टेंट जो सबसे छोटी इकाई है उसको जीन कहा जाता है। तो जीन का आकार कैसा होता है, नियमित आकार होता है, सर्पाकार होता है, अनियमित आकार होता है या त्रिशंकु आकार होता है। तो आपको याद रखना है कि ये स्पाइरल होते हैं। कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं, शंक्वाकार होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं। कोई भी आबादी होती है, कोई भी कम्युनिटी होती है, उसमें जीनों के कुल योग को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है जीन बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन बस्ती कहा जाता है, या इंग्लिश में आप लेना चाहो तो जीन पूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन पूल। जो टोटल जीन है उनका जो एडिशन होता है वो जीन पूल कहा जाता है किसी भी आबादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आपने देखा होगा कि बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल, मतलब अलग अलग सब चीजें इसमें आ रही हैं। बीटी कॉटन बड़ा फेमस है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए सपोज करो ये पूरा का पूरा डीएनए है, तो इसमें से कोई बीमारी वाला पार्ट काट के अलग लगा देंगे और जिससे ये रेजिस्ट हो बीमारी, उस चीज को यहाँ पे लाके लगा देंगे। एक छोटा सा ऑपरेशन टाइप आप मान सकते हैं, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो इसमें बात बोली जा रही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हुए सबसे पहले क्या बनाया गया था, तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया गया था और चूहे पर इसका प्रयोग किया गया सबसे पहले, है ना। इस विधि में चूहे का प्रयोग किया गया था। 1973 में ये काम किया गया था। अगला प्रश्न है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह झिल्ली क्या कहलाती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य को वो कहते हैं। आपको पता होगा ये कोई कोशिका है, तो कोशिका के अंदर ऐसे ऐसे फ्लूइड आप लोग बनाते होंगे, तो ये जो फ्लूइड जो है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो ये किस झिल्ली से जुड़ा रहता है, तो इसमें कोई बताने की जरूरत है ही नहीं है, इसी झिल्ली से जुड़ा रहता है। बाहर ये कौन सी झिल्ली होती है, बाहर ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, यानी कि सबसे छोटी कोशिका जीवित कोशिका कौन सी होती है, तो आपको आंख बंद करके लगा देना है माइकोप्लाज्मा। क्या लगा देना है, माइकोप्लाज्मा लगा देना है। ये अगला प्रश्न है, इसमें कोशिका के 4 अवयवों में, ठीक है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिकाओं में नहीं। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो आपको सीधे पता होना चाहिए, कोशिका द्रव्य भी रहता है, कोशिका कला भी रहता है, नाभिक भी रहता है, यानी कि न्यूक्लियस भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है और साइटोप्लाज्म भी होता है, जबकि लवक नहीं पाए जाते, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए लवक अभी हमने प्लास्ट जो होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हुआ, क्रोमोप्लास्ट हुआ, ल्यूकोप्लास्ट हुआ। आपने देखा होगा पेड़ पौधों की जो पत्तियों में जो कलर होता है, ठीक है, जो कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमो तो प्लास्ट की वजह से होता है। कलर जो होते हैं, जो कलर मतलब ग्रीन रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और एक आप आलू में देखे होंगे वो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 तरह के प्लास्ट होते हैं, ये रंगीन होते हैं, ये ग्रीन होते हैं और ये रंगहीन होते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं, ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये पौधे के तने के भाग में मिलते हैं, ऊपर जो जमीन से ऊपर रहता है, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट सामान्यतः जमीन के अंदर वाले भागों में मिलते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। आपको पता होगा कि जो आलू होता है ना, जो आलू होता है वो जमीन के अंदर ही होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, है ना, परागण प्रकार के वर्तिकाग्र। आपको पता होगा कि आपने इस तरह से बनाया होगा, यहाँ पे ये फ्लावर आपने इस तरह से बनाया होगा, यहाँ पे रहता है, ये क्या रहता है, यहाँ पे ये स्टिग्मा होता है, ऊपर वर्तिकाग्र, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और यहीं पे निकले रहते हैं आपके एंथर्स, है ना, यहीं पे आपके पुरुष निकले रहते हैं, पुंकेसर। और इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं से परागकण आके इसमें गिरते हैं, उसके बाद यहाँ पे आगे पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ये सब चीजें आपको समझाई जाएगी। तो ये 2 तरह का होता है, एक स्वपरागण होता है
और एक परपरागण होता है ना। स्वपरागण का मतलब है कि एक ही उसी पुष्प का परागकण है, उसी पुष्प पे गिर गया, ठीक है, तो ये स्वपरागण हुआ। जबकि ये वाला अगर किसी दूसरे फ्लावर पे जाके गिरे या दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके गिरे तो वो क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यदि किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं, ठीक है। जो स्वपरागण होता है उसकी बात अभी मैंने आपको बताई कि जैसे ये प्लांट है, इसका ये फूल है, तो यहीं से चाहे तो इस पे गिर जाए या इसी प्लांट के किसी दूसरे पर गिर जाए तो ऑटोगेमी होती है, स्वयुग्मन होता है, स्वपरागण होता है। जबकि ये वाला परागकण अगर किसी दूसरे पौधे के पास जा गिर जाए तो क्या हो जाएगा, आपका परपरागण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो आंख बंद करके लगा देना है, स्टोमेटा के द्वारा। किसके, स्टोमेटा के द्वारा ये होता है मुख्य तौर पर, ठीक है, मुख्य तौर पर इसके लगा देना है। लेंटिकल्स भी होता है और क्यूटिकल भी होता है, ये भी आप अगर ये सारे ऑप्शन आ जाए तो आपको ये सभी लगा देना है इसमें, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित होता है। क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित होता है तो जनन विज्ञान से संबंधित होता है। ये आपको डायरेक्टली कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें मैं आपको बता। अगला प्रश्न है, अभी हमने देखा बच्चों का जो लिंग होता है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो वह पिता पर निर्भर करता है। किस पर, पिता पर, ठीक है, पिता पर निर्भर करता है। देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो यहाँ पे ये है पिता और ये है माता, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इनमें से गेमिट्स बन जाते हैं ना, युग्मक बन जाते हैं। ये एक्स बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा, इसका एक्स बन जाएगा और इसका एक्स बन जाएगा। अब इसमें चार कंडीशन बनेगी, या तो पिता की तरफ से एक्स आए, ठीक है, और माता की तरफ से तो हर कंडीशन में क्या आना है, माता की तरफ से हर कंडीशन में एक्स ही आएगा। इधर से ये एक्स आया तो क्या हुआ, फीमेल, ठीक है। इधर से फिर ये एक्स आया, उधर से फिर ये वाला एक्स आया, ठीक है, तो फिर एक्स हो गया, फिर फीमेल हो गया। अब देखो कंडीशन कुछ भी हो, अब इधर से क्या आया, इधर से आया वाई, इधर से पिता की तरफ से आया वाई और इधर से आया एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यानी कि मेल हो जाएगा। और इधर से फिर आएगा वाई और इधर से आएगा एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, मेल हो जाएगा। यानी कि चारों कंडीशन में आप देखो, इन चारों कंडीशन में फीमेल की तरफ से तो आपका क्या आया, आपका एक्स ही आया। जबकि अब दो कंडीशन इसमें ऐसी हुई जब पिता की तरफ से एक्स गया और दो कंडीशन ऐसी हुई जब पिता की तरफ से वाई गया, यानी कि 50-50 डिपेंडेंट है, यानी कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पर, पिता के ऊपर कि बच्चे का लिंग क्या होगा, बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये पिता के ऊपर डिपेंड करता है। अगला है, परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। परागण, अब जो परागकण होते हैं वो या तो हवा में उड़कर पहुंच जाते हैं, ठीक है, या पानी के रास्ते बहकर चले जाते हैं, या कीट के, आपको देखा होगा मधुमक्खी बैठ गई, भौरा बैठ गया, तो अभी फ्लावर के ऊपर बैठ गया, अभी इस पे बैठा है, फिर अगले वाले फ्लावर पे जाके बैठ गया, तो इसके पैरों पे परागकण चिपक गए, फिर यहाँ हो गया। या ये फूल दोनों के दोनों पानी के किनारे लटके हुए हैं और पानी में है, तो यहां से ये परागकण निकला और बहकर यहाँ पहुंच गया, या हवा के माध्यम उड़ के पहुंच गया। तो आग कुछ नहीं है, अगर आग लग जाएगी तो कैसे पॉसिबल है, तो आग इसमें वो नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन हो। अगला है, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया या आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो आंख बंद करके लगा देंगे आप, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है ना, तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ग्लूकोज लिया जाता है। तत्कालीन मतलब आपको अगर एकदम इंस्टेंट एनर्जी अगर चाहिए होती है, इंस्टेंट एनर्जी, तत्कालीन ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी, तो आप ग्लूकोज पीते हैं। देखो जब भी कोई बीमार हो जाता है तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है, दौड़ते भागते हैं एथलीट हैं तो ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अगला है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। कोशिकाओं की जो गतिविधियां होती हैं वो न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित की जाती है, क्योंकि ये कोई कोशिका है और न्यूक्लियस का जो नाम है, केंद्रक का जो नाम है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, केंद्रक का जो नाम है वो नाम क्या कहलाता है, डायरेक्टर ऑफ सेल, कोशिका का निर्देशक। तो कोशिका के अंदर जो भी चीज होती है वो न्यूक्लियस के इशारे पर ही होती है, ये बात आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पौधा कोशिका का पावर हाउस है ना, पावर हाउस, आंख बंद करके, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, विद्युत ग्रह कोशिका का
विद्युत ग्रह क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ये आपको चीज ध्यान रखनी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी इकाई क्या है? आनुवंशिक इकाई क्या है? तो आनुवंशिक इकाई क्या होती है आपकी? जीन होती है। जीन क्या होती है? जीन होती है। अगला प्रश्न है, हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब हमेशा एक ही लिंग के, कभी कभी एक लिंग के, प्राय एक ही लिंग के, या एक ही लिंग के, सभी नहीं। तो इसमें क्या रहता है, हमशक्ल जुड़वा कब होते हैं? हमशक्ल मतलब आइडियल ट्विंस। क्या होता है? आइडियल ट्विंस। आइडियल ट्विंस क्या रहते हैं कि नाक आंख मतलब देखने में हुबहू सेम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक लड़का है एक लड़की है तो लड़की और लड़का बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। या तो लड़की लड़की होंगे तो एक जैसे दिखेंगे। प्राय क्या रहता है? एक लिंग है ना, जनरली एक ही वो जेंडर के रहेंगे, तभी वो आइडियल ट्विंस। अगला प्रश्न है इसमें, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में अध्ययन किसका किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्रों का, कोशिका का, नृटा का अध्ययन, या मांसपेशियों का अध्ययन? तो इसमें तो आप डायरेक्टली लगा देंगे क्या, इसमें अध्ययन होता है आपका आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता किससे संबंधित है? आनुवंशिकता किससे संबंधित है? आनुवंशिकता से, रक्तचाप से, पाचन तंत्र से, या श्वसन तंत्र से, है ना। तो इसमें आप आराम से लगा देंगे आनुवंशिक, जीन से आपकी जेनेटिक्स है ना कहलाती है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सामने। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? ऊतक विज्ञान में तो सीधे है आपका ऊतकों का ही अध्ययन करते हैं। बट पेपर में, एक सेकंड पानी थोड़ा ले लें। ऊतक विज्ञान में, अब पेपर में तो ऊतक विज्ञान मिल जाएगा, पर इसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। पेपर में आएगा हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोलॉजी क्या चीज है, किसका अध्ययन करते हैं? तो आप सीधे लगा देंगे उसमें आपके ऊतकों का अध्ययन, टिश्यूज का अध्ययन उसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका का अंदर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? यानी कि प्लांट सेल और आपकी एनिमल सेल, इनका मुख्य अंतर क्या रहता है? तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। ऊतक है एक, पेपर का प्रकार, दवा, समान कोशिकाओं का समूह, ये हो जाएगा समान कोशिकाओं का समूह। देखो, जब भी किसी शरीर की या ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर देखनी हो तो सेल होती है। क्या रहता है? सेल। सेल से बनते हैं टिश्यू, सेल से बनते हैं टिश्यू, ठीक है। ये है सेल, मैं वैसे ही बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या रहता है? एक सेल होती है, सेल सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, ऊतक बनते हैं कोशिकाओं से मिलकर, उससे मिलकर बनते हैं आपके ऑर्गन। क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर बनते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बन जाता है ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। हिंदी में बता देता हूं, कोशिका, कोशिका से मिलकर ऊतक, ऊतक से मिलकर अंग, अंगों से मिलकर अंग तंत्र, ठीक है, और अंग तंत्रों से मिलकर पूरा प्राणी यानी कि ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ऊतक क्या है? समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, गैमेट की शुद्धता। गैमेट क्या होता है? आपका युग्मक होते हैं, ठीक है। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन डार्विन ने, मेंडल ने, रदरफोर्ड ने, या आपके मेंडलीफ ने? इसका जवाब आप देंगे, कौन सा होगा? इसका उत्तर हो जाएगा मेंडल ने, ठीक है। मेंडल ने इसका उत्तर हो जाएगा। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, से आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है ना? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, या पेरेनकाइमा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, जब आगे जाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, तो आप वीडियोस देखते रहना। स्क्लेरेनकाइमा में ये मतलब पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश 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 ऊतक की कोशिकाएं, यानी किस टिश्यू की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं? तो आपको सीधे याद रखना है, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक, विभिजोतक ऊतक, या दृढ़ ऊतक। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा विभिजोतक ऊतक। क्या हो जाएगा? विभिजोतक ऊतक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश 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 कोनों पर मोटी हो जाती है, ठीक है। कोशिकाएं किस कारण से? सेलुलोस और पैक्टिन, लिग्निन और कटिन, पैक्टिन व काइटिन, सुबेरिन व सेलुलोस, किसकी वजह से हो जाती हैं? तो आपको पता होना चाहिए, सेलुलोस और पैक्टिन की वजह से कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर मोटी हो जाती है।
और आखिरी क्वेश्चन है आज का, कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकाएं कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? यानी कि कोशिका भित्ति रहित, तो कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं है, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपके एनिमल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके एनिमल हो जाएंगे, ठीक है, एनिमल हो जाएंगे। और कैसे रहेंगे? बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, और यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट देखो, जो कोशिका होती है उसका दो प्रकार एनिमल सेल और प्लांट सेल तो रहता ही है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब है जो शुरुआती दौर की, जब मतलब जीवन पनपना शुरू हुआ था उस समय की कोशिकाएं होती है प्रोकैरियोटिक, और उसके बाद जो विकसित कोशिकाएं हैं उनको, आधुनिक जो कोशिकाएं हैं, जो पूरी मैच्योर कोशिकाएं हैं, उनको यूकैरियोटिक कहते हैं। तो कोशिका भित्ति रहित है यानी कि एनिमल है, ठीक है, तो पादप तो आपका हट ही गया, ठीक है। अब तीन हमारा बच गया, जंतु, मोनेरा और प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। तो इसमें से आपको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। जब बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स आ गए तो आपका इसमें जंतु यानी कि एनिमेलिया हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें समझ में आई होंगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो मैक्सिमम जगह अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम डेली इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।